नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर विदेश चला गया। जब बेटे की सच्चाई पता चली तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। दीपक और कोमल दोनों पेशे से डॉक्टर थे। दोनों एक ही अस्पताल में काम किया करते थे। दीपक और कोमल दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती का प्यार में बदल गई। दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों ने ही जल्दी ही शादी करने का फैसला लिया। पर कोमल की बात से दीपक हैरान रह गया। जब कोमल ने दीपक से कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेंगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी तो भूल जाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपनी खुशी त्याग कर तुम्हारे लिए उसकी बूढ़ी माँ को भी अपना लूं। मेरी भी कुछ जिंदगी है, मेरा अपना लाइफ स्टाइल है। मैं भी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की खातिरदारी में कोई 24 घंटे लगा रहे तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते हो? इससे हम दोनों की परेशानी हल हो सकती है। हम भी खुश रहेंगे और वह वहाँ मजे में रहेंगी। दीपक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे नहीं, मेरे नाम और ओहदे से प्यार करती हो। मेरी माँ का मेरा सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा और कोई भाई बहन होता तो मैं एक बार उन्हें उनके पास छोड़ने की सोचता भी, पर तुम तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। माँ बाप कोई पुराने सामान नहीं होते। अगर ऐसा है तो जब मेरे पिता गुजर गए तो मेरी माँ भी मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, पर नहीं, उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई, दर दर भटकती रही, पर मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती रही। क्या मैं अपनी माँ के बलिदान को एक औरत के लिए भूल जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं तुमसे ही रिश्ता तोड़ दूं। कोमल बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। सच कहा था मेरी माँ ने, जो गरीब लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं वो दिन रात माँ बाप से ही लगे रह जाते हैं। अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया। तुम मुझे छोड़कर पछताओगे, याद रखना। एक बात बोलो, खुदा ना खास्ता जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? दीपक एक पल को ठहर गया, फिर बोला, चिंता मत करो। अगर मैं मरने वाला भी रहा तो उससे पहले मैं अपनी माँ के लिए हर इंतजाम करके जाऊंगा। हाँ, बस इस बात का अफसोस रह जाएगा कि आज के बाद मैं कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही मेरी माँ को बहू का सुख मिल पाएगा। पर अच्छा ही है, पराई लड़की से तकलीफ पाने से अच्छा है कि मेरी माँ अकेली रह जाए। इतना कहकर दीपक कोमल से हर रिश्ता तोड़कर दोबारा कभी ना मिलने के लिए चला गया। दीपक पेशे से डॉक्टर था। उसकी माँ ने बहुत तकलीफ काट कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वहीं कोमल एक अमीर खानदान की बेटी थी जो पैसे के बल पर डॉक्टर बनी थी। उसे लगा दीपक से शादी करके उसे वो अपनी मुट्ठी में कर लेगी, पर यह प्रेमिका का प्रेम एक माँ की ममता के आगे छोटा पड़ गया। देर शाम दीपक घर लौटा तो उसकी माँ राधा जी हर रोज की तरह खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। बेटे को आता देख राधा जी बोली, आ गया बेटा दीपक, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए हो? कोमल नहीं आई? तुमने कहा था ना आज तुम लोग अपनी शादी की बात करोगे और दोनों मुझे खुशखबरी सुनाओगे। फिर क्या बात है? दीपक सिर झुकाए बोला, माँ आप खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वह बार बार राधा जी से नजरें चुरा रहा था। राधा जी बोली, क्या बात है, तुमने शराब पी है? पर तुम तो नहीं पीते। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें अपनी माँ से नजरें चुरानी पड़ रही है? बेटा मेरे पास तो आओ। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर दीपक को अपनी तरफ बुलाया। दीपक माँ के कदमों में आकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, ये दुनिया बहुत मतलबी है।
सच्चे प्यार की पहचान आखिर इंसान कैसे करे? मैं जीवन में दोबारा धोखा नहीं चाहता और मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का मौका किसी को नहीं दूंगा। इससे बेहतर मैं जीवन भर अकेला रहूं। जो सच्चा प्यार ना मिले तो इंसान का अकेला रहना ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। राधा जी को बेटे की चिंता होने लगी। वो बोली, बेटा, तुम क्यों मेरे कारण अपने प्यार को छोड़ रहे हो? मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। तुम्हें भी तो जीवन साथी की जरूरत होगी। जीवन बहुत लंबा सफर है, किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। दीपक हंसकर बोला, माँ, कौन जानता है कौन पहले जाएगा? मौत तो अपने हिसाब से आती है। हाँ, आपने मुझे जन्म जरूर दिया, पर जाना पहले किसे है ये कौन जानता है? शायद आपसे पहले मेरा बुलावा आ जाए। राधा जी की आंखें भर आई। वो बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, शुभ शुभ बोल बेटा। बेटे, माँ की अर्थी को कंधा देते हैं, वो माँ भाग्यशाली होती है। तुम क्या अपनी माँ को अभागन बनाना चाहती हो? ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। मेरे बच्चे, तुम जिसमें खुश हो वही करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सदा बनी रहे। पर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज हमेशा ऐसे ही चहकती और गूंजती रहे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन कोमल अपनी मम्मी के साथ दीपक के घर पहुंची और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और सास की सेवा करने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ये उसका प्रेम था या लालच, लेकिन उसकी माँ की बातों में आकर राधा जी भी बीती बातों को भूल गई थी और बेटे को जबरदस्ती हाँ करवाकर उन दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन कोमल ने तो आते ही राधा जी से जैसे अपने अपमान का बदला लेना ही शुरू कर दिया था। उसे बस एक ही बात खटक रही थी कि दीपक ने उसका इतना अपमान किया, वह उस अपमान का बदला उसकी माँ से जरूर लेगी। इसलिए तो दीपक जब एक केस के सिलसिले में बाहर गया था तो उसे उसकी माँ का अपमान करने का मौका मिल गया था। राधा जी अपनी समधन के घर आई थी। बहू कोमल जी उन्हें ये कहकर लाई थी कि मम्मी जी कुछ दिन मेरे साथ में मायके चलो, वहां रहकर आपका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वहां जाते ही राधा जी सोफे पर बैठ गई। राधा जी की बहू कोमल ने कहा, अरे अरे माँ जी, ये क्या, आप तो आते ही सोफे पर पसर गई। उठिए, यहाँ से आप इतनी गर्मी में आई हैं, पसीने पसीने हो रही हैं। लीजिए, इस खाट पर बैठ जाइए। राधा जी ने अपनी समधन की तरफ देखा तो वह बोली, हाँ बहन जी, आप इस खाट पर बैठ जाइए। अरे आप तो घर की ही हैं, लेकिन मेरी कुछ अमेरिकन सहेलियां आने वाली हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप गंवार अनपढ़ मेरी समधन है तो उनकी आगे सारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। समधन की बातों से राधा जी की आंखें नम हो गई। उनसे ना किसी ने चाय पानी को पूछा, ना ही उनका हालचाल जाना, और वह झुकी नजरों से सोफे से उठकर खाट पर बैठ गई। थोड़ी देर में कोमल की भाभी आई और बोली, मम्मी जी, नौकरानी का फोन आया था, उसका बेटा आज बहुत बीमार है, वह आज नहीं आ पाएगी और मुझे आपकी सहेलियों को जैसा खाना पसंद है ऐसा सब बनाना नहीं आता है। कोमल बोली, अरे भाभी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? मम्मी जी को हर तरह का खाना बनाना आता है। क्यों मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो भाभी की थोड़ी रसोई में हेल्प कर देंगी। राधा जी बोली, क्यों नहीं बेटा, आखिर यह भी तो मेरा ही घर परिवार है। इतना कहकर राधा जी कोमल की भाभी की मदद करने के लिए रसोई में जाने लगी तो वह बोली, आंटी जी, आप हमारे घर की मेहमान हैं, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। कोमल बोली, भाभी, आपके कलेजे में क्यों आग लग रही है? जब मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं है तो चाहिए मम्मी जी, फटाफट से सब खाना तैयार करवाइए। राधा जी रसोई में चली गई। उधर माँ बेटी वहीं सोफे पर बैठकर गप्पे मारने लगी। बहू राधा जी को ये कहकर लाई थी कि वह कुछ दिन मेरी मम्मी के साथ रहेंगी तो आपका मन बहल जाएगा, लेकिन यहाँ तो
उससे किसी ने दो बात भी ढंग से नहीं की। कुछ ही देर में सभी मेहमान आ गए तो राधा जी सभी को खाना सर्व कर रही थी। राधा जी के हाथ का खाना खाकर कोमल की माँ की सभी सहेलियां चटकारे मारकर खाने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी एक सहेली ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पर्स में उसकी एक की घड़ी गायब थी। कोमल बोली, क्या हुआ आंटी जी? मेरे 20,000 की घड़ी पर्स से चोरी हो गई है। क्या? कोमल की माँ जानबूझकर आश्चर्यचकित होकर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। हाँ, बस हमारी नौकरानी ही बाहर की है। कोमल की माँ ने राधा जी को अपनी नौकरानी बताया तो उनकी आंखें नम हो गई। आप रुकिए, मैं अभी इसकी तलाशी लेती हूँ। यह आज ही नहीं आई है तो इसका कोई भरोसा नहीं। कोमल की माँ ने इतना कहा और सबके सामने ही राधा जी की तलाशी लेने लगी। राधा जी बोली, बहन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये घड़ी आपके पल्लू में कैसी आई? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? इतना सुनते ही उसकी सहेली ने जैसे ही राधा जी पर हाथ उठाना चाहा कि दीपक ने आकर उनका हाथ थाम लिया और खींचकर एक तमाचा उनकी सहेली के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर ऐसा करने की सोची भी तो ये कोई नौकरानी नहीं, मेरी माँ है, और अगर कोई मेरी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे। दीपक को अचानक वहां देखकर दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए। बेटे को सामने देखकर राधा जी रोने लगी। दीपक ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। राधा जी बोली, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की, पर पता नहीं मेरे पल्लू में ये घड़ी कैसे आ गई। तभी कोमल की भाभी आई और बोली, मम्मी जी और दीदी ने ही आपकी साड़ी में चुपके से ये घड़ी बांधी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और खींचकर अपनी पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तो इसलिए तुम मुझे फोन पर कह रही थी कि मैं आज कल यहाँ बड़ी उदास रहती हूँ, उनका यहाँ मन नहीं लगता, तो मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने मायके लेकर जाना चाहती हूँ। वह मेरी मम्मी से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगी, तो उनका मन बदल जाएगा। ये सही है माँ के लिए तुम्हारी चिंता। कोमल की माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मजबूरी में समदन जी से। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। माँ, ये हम दोनों की आपस की बात है, समझी आप? अपने दामाद का ऐसा रूप देखकर कोमल की माँ चुपचाप खड़ी हो गई। दीपक बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जब तक तुम माँ बेटी मेरी माँ से घर आकर माफी नहीं मांग लेती, तब तक दोबारा मुझसे बात या अकेले घर आने की कोशिश मत करना, समझी? तुमने जो मेरी माँ का अपमान किया है उसकी भरपाई तुम दोनों माँ बेटी को ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें लेकर घर की ओर चल दिया। दोनों माँ बेटी चुपचाप उसे ज्यादा देखती रह गई, लेकिन ना जाने कितने दिन बीत गए, माँ बेटी किसी ने भी आकर माफी नहीं मांगी। दीपक ने घर पर अपनी माँ के लिए हर तरह की सुविधा रखी थी ताकि उन्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना हो। कोमल वहीं अपनी माँ के साथ मायके में रहने लगी। ऐसे ही कुछ साल बाद एक रात दीपक अस्पताल से घर आकर माँ से बोला, माँ, मुझे किसी मीटिंग के लिए विदेश जाना है। तब मैंने आपके रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया है, आप घर में अकेली नहीं रह पाएंगी। राधा जी बोली, बेटा, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? इसलिए कहती थी तुम अकेले मत रहो, अब पूरा दिन तुम काम में ही लगे रहते हो। राधा जी की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। दीपक माँ का हाथ थाम कर बोला, माँ,
मुझे परसों कुछ रिसर्च करने के लिए अमेरिका जाना है, बस कुछ ही महीनों की बात है। उदास स्वर में राधा जी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन दीपक माँ को लेकर दूसरे शहर के एक आश्रम में पहुंचा। राधा जी दीपक का हाथ नहीं छोड़ रही थी और कह रही थी, बेटा मत जा, विदेश यही कर ले रिसर्च, तेरे बिना मैं कैसी रहूंगी, हर रोज तेरी आवाज सुनने की आदत सी हो गई है। दीपक बोला, माँ आप जब फोन करेंगी मैं आपसे बात करूंगा, वादा करता हूँ। और एक वादा आप कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगी और खुश रहेंगी। मेरे लिए दुनिया में आपकी खुशी से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। भीगी आंखों से राधा जी बेटे को मुड़ मुड़ कर देख रही थी और दीपक अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखों में छोड़कर चला गया। आखिर दीपक ऐसी कौन सी रिसर्च करने जा रहा था जिसके कारण उसे अपनी माँ को उस वृद्धाश्रम में छोड़कर जाना पड़ा? क्या किसी के दबाव में वह ये कर रहा था? आश्रम में हर स्त्री पुरुष के चेहरे पर हमेशा चिंता और जिंदगी के प्रति निराशा साफ साफ झलक रही थी, पर राधा जी के चेहरे पर वहां आने के बाद भी कोई भाव नहीं बदला। बस वो अपने बेटे की याद में हमेशा अकेली बैठी रहती थी। एक दिन कुछ वृद्ध महिलाएं आपस में बात कर रही थी। मैंने सुना है इनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। दूसरी बोली, अगर इतना ही बड़ा डॉक्टर है तो क्या उसका कोई सगा संबंधी नहीं है जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया? दूसरी बोली, मैंने सुना है उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जब ये जवान थी। उस वक्त इनका बेटा कुछ 5 साल का होगा। उस वक्त किसी सगे संबंधी ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। अपने बेटे के पालन पोषण के लिए इन्हें फटे पुराने कपड़े सिले, लोगों के बर्तन धोए, पर बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी देखो, इतना करने के बाद भी बेटा वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। देखते देखते राधा जी को वहां 6 महीने बीत गए। एक रोज उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था तो वो आश्रम संचालक प्रताप के पास गई और बोली, प्रताप जी एक कृपा कीजिए, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दीजिए। वो कह गया था हर दूसरे दिन फोन करेगा, पर देखिए पिछले 3 महीने से अब उसका फोन आना ही बंद हो गया है। बस मैं ही करती हूँ। प्रताप ने बोला, हाँ क्यों नहीं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ दिया था, मैं अभी लगाता हूँ। प्रताप ने नंबर डायल किया। फोन उठाकर राधा जी बोली, बेटा दीपक, क्या तुम्हारा रिसर्च पूरा हो गया? क्या तुम हिंदुस्तान आ गए? उधर से आवाज आई, माँ मैं तो अभी अमेरिका में ही हूँ, आते ही आपको खबर करता हूँ। 3-4 महीने के अंतराल पर राधा जी अक्सर बेटे से बात करने की कोशिश करती और हर बार उसका यही जवाब होता, मैं अमेरिका में हूँ, जैसे ही आऊँगा आपको बता दूंगा। देखते ही देखते राधा जी का इंतजार 2 साल में बदल गया। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कितना चालाक बेटा है, इतना पैसा होने के बाद भी धोखे से माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। दूसरे बुजुर्गों ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह विदेश गया है, जरूर वो हिंदुस्तान में ही होगा, बस अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता होगा। वैसे भी बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं, जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। लड़की बूढ़ी माँ के साथ उसके साथ रहना नहीं चाहती होगी। एक बुजुर्ग बोला, हाँ वो लड़की बोली होगी, पहले अपनी माँ को घर से बाहर निकालो, तब तुमसे शादी करूंगी। आखिर इस डॉक्टर की उम्र ही क्या है, मुश्किल से 30 साल का तो होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राधा जी की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर जब कोई उनसे ऐसी बातें करता था तो वह बस इतना ही कहती थी, एक माँ का भविष्य कैसा होगा ये कौन तय करेगा? शायद मेरे बेटे ने मेरे लिए यही रहना सही सोचा होगा। मैं अपने बेटे की मंशा पर कभी शक नहीं करती। मेरा बेटा श्रवण कुमार है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। बेटे से दूरी के गम में उनके अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर दिया था।
करीब 4 साल पूरे होने को आई और एक दिन राधा जी की मृत्यु हो गई। आश्रम के सभी बुजुर्गों ने प्रताप जी से कहा, इतने साल तो बेटा आया नहीं, कम से कम इनकी मौत की खबर ही उनके बेटे को दे दीजिए। कहीं विदेश नहीं गया होगा, जरूर अपने देश में ही कहीं छिपकर बैठा होगा। कम से कम अपनी माँ का अंतिम संस्कार तो कर दे। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। इस बीच में प्रताप जी ने जो कहा उसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उनके बेटे को मैं कहाँ ढूंढूं और कैसी खबर करूं जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। उनमें से एक महिला बोली, अगर वो 2 साल पहले गुजर चुकी है तो हर दूसरे तीसरे महीने में मोबाइल पर राधा जी फोन पर कौन बात करता था। प्रताप जी सर झुकाए चुप थे। हर तरफ से सवालों की झड़ी लग गई। वो बोले, उनके बेटे का मोबाइल मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की आवाज रिकॉर्ड है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोले, प्रताप जी आपने आखिर ऐसा क्यों किया। राम बाबू बोले, करीब 3 साल पहले जब वह यहाँ राधा जी को छोड़ने के लिए आया था तब उसने मुझे कहा था कि प्रताप जी मुझे ब्लड कैंसर है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मैं और कितने दिन बचूंगा। मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुँच चुकी है और अभी मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता मेरी माँ मेरी तकलीफ देखे। कुछ दिन बाद मेरे मसूड़े और मेरी उल्टियों से खून आएगा। मेरी माँ वह सब देख नहीं पाएगी और वह जीते जी मर जाएंगी और मैं अपनी माँ को तकलीफ देना नहीं चाहता। मेरी माँ को भविष्य में मेरा कोई दर्द ना दे, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति है मैं सब कुछ इस आश्रम के नाम पर कर रहा हूँ। बस मेरी माँ के आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता मेरे दुख के कारण मेरी माँ पहले ही मर जाए। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए ताकि मैं शांति से मर सकूं। हर किसी की आंखें नम हो गई। कुछ लोग अफसोस करने लगे कि क्या उन्होंने राधा जी और उनके बच्चे के बारे में गलत सोचा। बेचारा अपने ही गम में डूबी रहती थी और बेटा था कि माँ को भविष्य में कोई दर्द ना हो तो सारे दर्द अकेले सहता गया। बेटा हो तो ऐसा, ईश्वर हर किसी को ऐसा बेटा दे, वरना ना दे, मगर दे तो उसकी लंबी आयु देता कि माँ बेटे का प्यार बना रहे और कोई इस संसार से दुखी ना जाए। समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद कोमल की भाभी ने भी उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और उनका बेटा अपनी बहन और माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर विदेश चला गया। कोमल को जब पता चला कि उसके पति और सास अब इस दुनिया में नहीं है तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। एक महिला बोली, बहन जी आपका तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी इस भरी जवानी में वृद्धाश्रम में कैसे। कोमल की माँ उस महिला की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बहन जी ये हमारे कर्मों की ही सजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। मेरी बेटी भरी जवानी में आज वृद्ध आश्रम में रह रही है। ये भी हम दोनों माँ बेटी के गुनाहों की सजा है। यही कहते हैं लोगों की कि ये हुए कर्म एक दिन लौटकर जरूर आते हैं। कोमल ने इस गुरूर में अभी तक जी रही थी कि एक दिन दीपक और उसकी माँ लौटकर खुद से आकर उससे माफी मांगेंगे। कोमल ने खुद अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी, जिसकी सजा वह माँ बेटी इस वक्त आश्रम में रहकर काट रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।